गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर थर्ड में आपका स्वागत है। हम लोग फोटोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और फोटोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और फोटोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है और क्या एमिशन है, इसको हमने कल डिफाइन किया था। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही कंटिन्यू करेंगे और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ वेवलेंथ और उन सेगमेंट्स ऑफ वेवलेंथ का करस्पॉन्ड जो एनर्जी एसोसिएटेड रहती है वो एनर्जी जब किसी मैटर पर, जब किसी मटेरियल पर हम उसको रेडिएट कराते हैं और वो मटेरियल इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पैन ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन फ्रीक्वेंसीज से जिस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा उसी के करस्पॉन्ड या उसी से रिलेटेड मीन्स उसी के एनर्जी के करस्पॉन्ड उस मॉलिक्यूल में या उस सब्सटेंस में चेंजेस परफॉर्म होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिस वास्ट स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे थे, उस वास्ट स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसीज की हम बात करते हैं वो फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी हैं, उनकी रेंज क्या है और कौन कौन से सेगमेंट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी वेवलेंथ सेगमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सरे से रेडियो वेव तक, ये एक स्पैन है जो कि वेवलेंथ का स्पैन है। सबसे पहले जो एक्सरे है इसका जो वेवलेंथ होता है या फ्रीक्वेंसी हम इसको कह सकते हैं वो 0.001 नैनोमीटर से 15 नैनोमीटर तक का है। अल्ट्रावायलेट और विजिबल, इसको हम यूवी विज भी कहते हैं। यूवी विजिबल को हम डिफरेंट सब सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट। सबसे पहले जो फार यूवी होता है, फार यूवी 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक के रीजन को हम फार यूवी कहते हैं, यह हाई एनर्जी का रीजन है। सिमिलरली फिर नियर यूवी रीजन आता है जिसको कि हम बेसिकली यूवी रीजन के नाम से जानते हैं। 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर की इसकी रेंज होती है। थर्ड 400 से जो 800 का जो रेंज है उसको विजिबल रीजन के नाम से हम जानते हैं। इसी प्रकार इंफ्रारेड जो रीजन है उसको भी हमने 3 सब सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर सेगमेंट। सबसे पहले नियर आईआर जो कि 0.75 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन तक इसकी रेंज है। फिर मिड आईआर आता है, मिड आईआर की रेंज 2.5 माइक्रोन से 25 माइक्रोन तक है। और फिर फार आईआर आता है तो 0.025 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक इसकी वेवलेंथ। सिमिलरली माइक्रोवेव 0.1 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक और रेडियो वेव जो सेगमेंट है उसका जो वेवलेंथ है वो 1 to 1000 मीटर तक का इसका वेवलेंथ। इस प्रकार आप देख पाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि लाइट से जो हमारे पास वेव्स आती हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने सब कंपोनेंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ एज वेल एज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी सेगमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो है थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेसेस क्या है।
थर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं, फोटोकेमिकल प्रोसेस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम थर्मल प्रोसेस पर आते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल को कंसिडर करेंगे, से डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। इसे आप लाइम के नाम से भी जानते हैं। इस थर्मल प्रोसेस में कि हीट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करने में हीट का जो रोल है वो प्रोमिनेंट रोल है। सिंपली अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट लिखता हूं और इसको हीट सप्लाई नहीं करता हूं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज नहीं होगा जब तक कि इसको मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई न की जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मल प्रोसेसेस वो प्रोसेस होती हैं जिन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए या जिन प्रोसेस की कंप्लीशन के लिए हीट का इन्वॉल्वमेंट एसेंशियल है। हीट उसमें मेजर रोल प्ले करता है कि हीट सप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से फर्दर कैसे समझ सकते हैं। हमने किसी भी रिएक्शन के लिए जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमने पढ़ा हुआ है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सपोज इस तरह का। हम अभी वन स्टेप प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। यहां पर रिएक्टेंट है और यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस रिएक्टेंट को सर्टेन पाथ फॉलो करना पड़ेगा और इस पाथ को फॉलो करने में इस रिएक्टेंट को एक एनर्जी बैरियर, यानी कि इसको भी मैं इस तरह से लिखता हूं, ये एनर्जी है, ये एनर्जी का कोऑर्डिनेट है और ये रिएक्शन का कोऑर्डिनेट है। जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इस रिएक्टेंट को, जो नॉर्मल थर्मल रिएक्शंस की हम बात करते हैं, इन थर्मल रिएक्शंस में रिएक्टेंट को एक एनर्जी प्रोफाइल यानी कि एनर्जी मैक्सिमा से पास होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट में जाना होता है। ये जो एनर्जी मैक्सिमा है, इस एनर्जी मैक्सिमा को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, ETH, जिसे कि आपने थ्रेशोल्ड के नाम से जानते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो ये एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिक्वायर्ड है। मींस अगर रिएक्टेंट की एनर्जी, इसको मैं रिएक्टेंट की एनर्जी अगर मान लेते हैं और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम अगर ETH कह देते हैं इसे, तो ये जो एनर्जी गैप आपको दिख रहा है, ये एनर्जी गैप वो मिनिमम एनर्जी है जो इस रिएक्टेंट को चाहिए जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहे। मीन्स कि ETH माइनस ER, जब आप इस अमाउंट को इस रिएक्टेंट को सप्लाई करेंगे तभी वो इस एनर्जी मैक्सिमा पर पहुंचेगा और इस एनर्जी मैक्सिमा पर पहुंचने के बाद फिर वो प्रोडक्ट बनने की जो प्रोसेस होगी उसमें इंटर करेगा। अब जो ये एनर्जी है E थ्रेशोल्ड माइनस ER, इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये किसी भी रिएक्शन के लिए एसेंशियल है, वेदर द रिएक्शन इज अंडर थर्मल कंडीशन
or reaction is under photochemical condition. In both the situation, thermal as well as photochemical condition, reactant must acquire the threshold energy value, and then conversion into the product will get started. तो थर्मल प्रोसेस में जो ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है, ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू किसी भी रिएक्टेंट को कहाँ से मिलती है? ये दो चीजें हैं। या तो हम रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई करें, उसको हम किसी हीट सोर्स से या एनर्जी के सोर्स से उसको एनर्जी प्रोवाइड करें इन द टर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या आप लोग लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पर आप हीट करते हैं बर्नर से, तो वो थर्मल एनर्जी है। वो एनर्जी आपने रिएक्टेंट को सप्लाई किया, रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज हुई और ये रिएक्टेंट इस थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल पर पहुंचा। यहां से प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इस थ्रेशोल्ड पॉइंट को, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम यहाँ पर जब रिएक्टेंट पहुंचेगा इस एनर्जी पर, एनर्जी लेवल पर, तो रिएक्टेंट की जो सिचुएशन होती है, या रिएक्टेंट जो हाई एनर्जी स्टेट पर जाता है, तो इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिशन का मतलब होता है कि परिवर्तन, चेंज होना, परिवर्तन होना। तो यहां से इस पॉइंट पर रिएक्टेंट की जो स्टेट है, रिएक्टेंट का जो भी उसकी बॉन्डिंग है या जो भी उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, उस बॉन्डिंग और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में यहाँ पर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे और यही चेंजेस प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तब हम थर्मल प्रोसेस को कंक्लूड करते हैं। थर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जिन प्रोसेसेस में किसी सब्सटेंस के, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट है या वैल्यू है, वो आइदर हीट से उसको सप्लाई किया जाता है और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करके, आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन करके जो एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, वहां से वो प्राप्त होती है। ऐसी प्रोसेस को हम थर्मल प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, थर्मल प्रोसेस पे और प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और फिर हम फोटोकेमिकल प्रोसेस की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, और फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि व्हाट इज थर्मल प्रोसेसेस एंड व्हाट आर थर्मल प्रोसेसेस एंड व्हाट आर फोटोकेमिकल प्रोसेसेस।